हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस की, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था एटम्स एंड मॉलिक्यूल, यानी कि परमाणु एवं अणु। ओके, परमाणु और अणुओं की बात यहाँ पर हो रही थी। चैप्टर के सारे टॉपिक्स हमने पढ़ लिए थे और उन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग और उन टॉपिक्स से जो क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चंस को हम कर रहे थे। लास्ट सेशन में हमने एमसीक्यूज पढ़े थे, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न, और आज के सेशन में हम कुछ और क्वेश्चंस को लेके चलेंगे जिनके आपको आंसर्स करने हैं। ओके, आइए चलते हैं। तो क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, यानी कि ये आपको बता रहा है कि आपको रिक्त स्थान मिलेंगे और उन रिक्त स्थानों की क्या करनी है, पूर्ति करनी है। और पूर्ति किससे करेंगे? एक करेक्ट वर्ड चुन करके। ओके, वो करेक्ट वर्ड आपको पता होना चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट आपको दी जाती है, सिर्फ एक खाली स्थान मिलता है, वो खाली स्थान एक सही शब्द से भरा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला। In a chemical reaction, the sum of the masses of the reactants and products remain unchanged. This is called. Okay, क्या कहा जा रहा है? कोई भी एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन यानी कि आपका रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, रिक्त स्थान भरिए या रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। ओके, तो केमिकल रिएक्शन यानी कि आपका रासायनिक अभिक्रिया। ओके, तो क्या कह रहे हैं? एक रासायनिक अभिक्रिया ले लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया है आपके पास, ए प्लस बी मिलकर के आपका सी बना रहे हैं। ठीक है, ए कोई सब्सटेंस है, बी कोई सब्सटेंस है, दोनों मिल रहे हैं ए और बी, और मिल करके जुड़ करके कंबाइन हो करके, या ए और बी में कुछ इस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है कि दोनों किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? सी में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी कि सी में बदल रहे हैं। ओके, तो ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इस रासायनिक अभिक्रिया में कह रहे हैं जो ए का मास है, यानी कि द्रव्यमान है, ठीक है, सपोज वो है 1। ओके, और जो बी का द्रव्यमान है सपोज वो है 3। ठीक है, और सी का द्रव्यमान क्या है? सी का द्रव्यमान है 4। ओके, तो क्या कह रहे हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब जो ये अभिकारक होते हैं, जो अभिक्रिया से पहले होते हैं उनको क्या कहते हैं? अभिकारक। पहले हम पढ़ चुके हैं। तो अभिकारकों का कुल द्रव्यमान कितना है? 1 + 3 = 4। ये क्या रहता है? अनचेंज्ड रहता है, यानी कि अपरिवर्तित रहता है। द्रव्यमान क्या हो जाएगा आपका? अपरिवर्तित। यानी कि उसमें चेंज नहीं आया किसी भी प्रकार से। तो आपने क्या दिया? दो रिएक्टेंट्स थे आपके, उन दोनों का जो द्रव्यमान था, उनके द्रव्यमान का टोटल कितना आया? 4 आया। और बाद में जो आपका प्रोडक्ट बना, यानी कि उत्पाद, अभिक्रिया के बाद क्या बना? उत्पाद। उस उत्पाद का द्रव्यमान भी कितना है? 4 है। तो दोनों का सम क्या होता है? बराबर होता है। और ये आप किस में पढ़ते हैं? ये आप पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या द्रव्यमान संरक्षण के नियम में पढ़ते हैं। ओके, क्लियर है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, या क्या कहेंगे इसको? इसको कहेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यानी कि द्रव्य का मान ना तो नष्ट होता है, न ही उत्पन्न होता है। बस क्या होता है? आपकी अभिक्रिया हो रही है, अभिकारक उत्पाद में बदल रहे हैं, लेकिन उनका जो टोटल मास होता है वो कैसा रहता है? अनचेंज्ड रहता है। तो ये क्या हो गया? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्लियर है? ओके, चलिए नोट करिए जल्दी से।
तो फर्स्ट का समझ में आ गया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया जब भी होती है उसमें जो अभिकारकों का द्रव्यमान होता है वो उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होता है। ओके, ये हमने देख लिया था, जैसे हमने A प्लस बी इज इक्वल टू सी एक केमिकल रिएक्शन देखी और उसमें हमने क्या कहा, A और B का जो टोटल द्रव्यमान है अभिकारकों का वो उत्पादों के टोटल द्रव्यमान के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से इन अ केमिकल रिएक्शन द सम ऑफ द मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट रिमेन अनचेंज्ड, यानी कि द्रव्यमान जो है वो अपरिवर्तित रहता है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, या इसे क्या कहा जाता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा जाता है। ओके, चलिए सेकंड देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ फिक्स्ड चार्ज ऑन देम इज कॉल्ड, ग्रुप ऑफ एटम कहा जा रहा है, यानी कि जब एक से ज्यादा एटम होते हैं तो हम उसको क्या कहते थे, एटॉमिसिटी हमने पढ़ा था, यानी कि परमाणुकता। एक एटम होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक परमाणु। अगर एक परमाणु, ठीक है, यानी कि मोनो एटॉमिक, दो परमाणु अगर होते हैं तो उसको कैसा कहा जाता था, द्विपरमाणु कहा जाता था या डाई एटॉमिक। ओके, तीन आपके परमाणु आते हैं तो त्रिपरमाणु कहा जाता है या ट्राई एटॉमिक। चार परमाणु आते थे अगर उसमें तो उसको क्या कहा जाता था, आपका टेट्रा एटॉमिक या चतुष्परमाणु। ओके, क्लियर है। और जब आप कहते हैं कि दो या तीन या चार से ज्यादा परमाणु आपस में कहीं पर मिल रहे हैं तो उनको क्या कहा जाता है, बहुपरमाणु कहा जाता है, यानी कि पॉली एटॉमिक। ठीक है, तो पहली चीज क्लियर है, बहुत ज्यादा एटम क्या कहा जा रहा है, ग्रुप ऑफ एटम, यानी कि परमाणुओं का एक समूह मिल रहा है। तो परमाणुओं का समूह यानी कि कैसे हो जाएंगे, बहुपरमाणुक हो जाएंगे, यानी कि आपका पॉली एटॉमिक। क्लियर है, बहुपरमाणुक है। अब उन बहुत सारे परमाणुओं पर क्या आ गया है, आवेश आ गया है, यानी कि चार्ज आ गया है। ठीक है, आवेश किस पर आता है, आवेशित कणों को हमने क्या कहा था, आवेशित कणों को हमने आयन कहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुपरमाणुक आयन या बहुपरमाणविक आयन भी आप इसको कहेंगे, यानी कि पॉली एटॉमिक आयन। ओके, क्लियर हो गया। ग्रुप ऑफ एटम्स था एक, यानी कि जो परमाणुओं का समूह है उसको बहुपरमाणुक कहा जाता है। और चूंकि आपका उन परमाणुओं पर क्या आ रहा है, आवेश आ रहा है। ठीक है, आवेश किस प्रकार आ रहा था, जिस तरह से वो इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा था या किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहा था, उससे आपके क्या डेवलप हो रहे थे, चार्जेस डेवलप हो रहे थे, आवेश। तो इस वजह से अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ फिक्स्ड चार्ज, यानी कि कोई परमाणुओं का समूह है जिस पर पे किसी न किसी प्रकार से क्या है, आवेश है, तो उसको क्या कहा जाएगा, तो उसको कहा जाता है पॉली एटॉमिक आयन, यानी बहुपरमाणुक आयन या बहुपरमाणविक आयन उसे कहा जाएगा। ओके, जल्दी से इस स्टेटमेंट को नोट करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपकी, द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ CA3PO4 होल टॉइस। तो फॉर्मूला यूनिट मास क्या कहता है, आपका सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या है आपका, ये सूत्र इकाई द्रव्यमान। ओके, तो सूत्र इकाई द्रव्यमान हम कब निकाल रहे थे बच्चों, अपने पढ़ा है जब हम सूत्र इकाई द्रव्यमान के बारे में पढ़ रहे थे कि सूत्र इकाई द्रव्यमान आपके आयनिक यौगिकों का निकाला जाता है। ठीक है, आयनिक यौगिक यानी आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनके लिए फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट किया जाता है, दैट इज इक्विवेलेंट टू मॉलिक्यूलर मास, यानी कि जो आपका आणविक द्रव्यमान होता है वैसा ही सूत्र इकाई द्रव्यमान निकाला जाता है। बस अंतर इतना है कि आणविक द्रव्यमान हम सिंपल कंपाउंड्स के अणुओं के लिए निकालते हैं और जो सूत्र इकाई द्रव्यमान है वो हम आयनिक यौगिकों यानी आयनिक कंपाउंड के केसेस में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये कहता क्या है, सूत्र इकाई द्रव्यमान कहता है कि जो भी आपके पास यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला है उस केमिकल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टोटल मास कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, टोटल मास समझते हैं, ध्यान से सुनेंगे बच्चे सारे। टोटल मास यानी कुल द्रव्यमान, और कुल द्रव्यमान किस किस का, जो जो चीजें यहाँ पर हैं, यहाँ पर क्या है, 3 यहाँ पर कैल्शियम है, फिर आपका PO4 है, यानी कि एक फास्फोरस है, 4 ऑक्सीजन है और दोनों के
दो ग्रुप समझ रहे हैं। तो इससे क्या क्लियर हो गया कि जो कैल्शियम का आपका परमाणु द्रव्यमान होगा उसमें आप प्लस करेंगे किसका, अपने फास्फोरस के परमाणु द्रव्यमान को और ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान को। साथ में आपको ध्यान रखना है कि इनके एटम्स कितने कितने हैं। हम बात कर रहे हैं एक परमाणु की, लेकिन इस केमिकल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इस रासायनिक सूत्र के अनुसार यहाँ पर कितने परमाणु उपस्थित हैं। क्लियर है। हमने कहा जो आपका कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है यानी परमाणु द्रव्यमान, दैट इज इक्वल टू 40, वो कितना होता है 40 होता है। ये सब आपको याद रखना है। फॉस्फोरस जो आपका है P, उसका होता है 30 यानी कि 30। और तीसरा क्या है आपका ऑक्सीजन, तीन ही टाइप के ऑक्सीजन का आपका कितना होता है 16 होता है। क्लियर है। इतने इनके एक एक परमाणु के द्रव्यमान होते हैं। अब जब हमने इसका टोटल मास कैलकुलेट करना है, सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं हम, तो इसमें क्या है कैल्शियम है, तो आप कैल्शियम का एटॉमिक मास लेंगे तो वो कितना हो गया 40। और इसमें कितने कैल्शियम के एटम है बच्चों, 3 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। अगर एक का 40 है द्रव्यमान तो 3 का कितना होगा, 40 को 3 से गुणा कर दीजिए तो 40 इंटू 3। क्लियर है। इसमें फिर क्या प्लस करेंगे, इसमें प्लस करेंगे फास्फोरस का और ऑक्सीजन का जो क्या है आपका परमाणु का द्रव्यमान है। ओके क्लियर है। तो यहां पर आप प्लस कर देते हैं 2 इंटू, अब 2 से इंटू क्यों कर रहे हैं हम इसको 2 से, क्योंकि ये PO4 जो है ना ये कंबाइनली दोनों के लिए 2 आ रहा है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके फॉस्फोरस का आपका एक ही एटम है यहाँ पर, क्लियर है, P लिखा हुआ है खाली, तो P के लिए 30। फिर इसमें प्लस करेंगे, किसका प्लस करेंगे, ऑक्सीजन का प्लस करेंगे। और ऑक्सीजन के कितने एटम है यहाँ पर 4 ये हो गए, ठीक है, और इंटू 60। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। इसके अलावा आप डायरेक्ट क्या लिख सकते थे, एक तो ये हो गया, इसके अलावा आप डायरेक्ट लिख सकते थे कि 40 इंटू 3 क्योंकि कैल्शियम के 3 हैं, प्लस 2 इंटू 30 क्योंकि फास्फोरस के यहाँ पर 2 आ रहे हैं। ओके और फिर प्लस 16 इंटू 16 के साथ, यानी ऑक्सीजन के कितने 4 ये हैं जो O4 में है और 2 यहाँ हो गए, तो 4 इंटू 2 यानी कि आपका कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 कितना हो जाता है 8। ओके 4 दूने 8, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दें। क्लियर है। इसको कैलकुलेट कर ले जाएंगे पूरा, कैसे हो जाएगा 40 में 3 मल्टीप्लाई कीजिए, फिर उसमें 2 इंटू 30 कीजिए, फिर प्लस 16 इंटू 8 कीजिए। ठीक है चलिए करिए, कैलकुलेट कर लिए, स्क्रीन में दिख रहे हैं सारे, जल्दी कीजिए कैलकुलेट, आंसर आपको करना है। कितना आता है फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ CA3PO4 का होल टॉइस, GIC ओडली और GIC किच्छा। तो बच्चों यहाँ पर जो फास्फोरस का ये मास होता है ना, ये 30.9 समथिंग आता है, तो इसको इक्विवेलेंट ले लेते हैं आप 31 के। ठीक है तो इसको यहाँ पर आप कितना कर ले जाएंगे 31 कर लेंगे। ओके इतना ध्यान रखना बस। चलिए करिए, कितना हो गया 40 इंटू 3 कितना हो गया आपका 120। क्लियर है। 120 में प्लस करेंगे कितना 2 इंटू 31 कितना हो जाएगा आपका 62 और 16 इंटू 8 144। ओके इस सबको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 42 आपका 6। तो इस तरीके से आप क्या कैलकुलेट कर लेंगे, सूत्र इकाई द्रव्यमान कैलकुलेट कर लेंगे। ओके DGIC ओडली। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, क्या नाम है बच्चे आपका? महक राणा। महक। यस मैम। बच्चे बताइए कितना आंसर आया आपका? 326। 326। देखिए ये मैंने आपको बताया था, इससे आगे आपको क्या करना था कैलकुलेट करना था। ठीक है 14 3 जा कितना होता है 43 जा 1 हो गया, तो आपका 2 इंटू 31 62 और 16 इंटू 8 कितना होता है 128 होता है। ठीक है
ये मैंने 144 लिखा था कि आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना था इसे, ठीक है। तो कैलकुलेट करके आपको आंसर निकालना था। 8 आएगा और आपको प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा बताओ? 128 आएगा यहाँ पे, ओके। ये आपको देखना था, खुद से मल्टीप्लाई करना था, इस वजह से यहाँ पे 144 लिखा गया, ओके। 128 अब प्लस करिए, कितना आएगा? ये 10 हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद 2 2 4 और 6 कितना होता है? 10 10 और 1 11, 1 आ जाएगा और 1 1 2 3 कितना हो गया? 3 10। क्लियर है सबको? मैं क्लियर है बच्चे? यस मैम। ये तो आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई खुद से करना था, इसी वजह से ये आपको 2 बार बताया गया कि इसको आपने किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। और फिर यहाँ पर 144 लिखा गया कि आप खुद से आंसर डालते हैं या नहीं, ठीक है। तो आपने क्या किया? आपने डायरेक्ट उसी में आंसर जोड़ दिया। तो आपको बार बार अच्छे से जो जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर कराए जा रहे हैं उनको करना है, ओके। चलिए, वेरी गुड, सिट डाउन बच्चे। तो इस तरीके से इसका सूत्र इकाई द्रव्यमान हमने कैलकुलेट कर लिया, जो कि कितना आया? 310 आया, जिसमें हमने क्या कहा कि कैल्शियम के आपके 3 एटम लिए गए हैं और जिनका एक एटम का मास 40 हो गया तो 3 से गुणा कर लेंगे। फिर धन उसमें किसका जोड़ेगा? फास्फोरस का जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा गया है तो मतलब एक फास्फोरस का 30.9 होता है तो इसका 31 कर लेंगे हम, ठीक है, राउंड ऑफ करके। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको। फिर प्लस 16 किसका होता है? एक ऑक्सीजन एटम का होता है। यहाँ पर 4 हैं और इंटू 2, 4 2 जो 8 हो जाएंगे टोटल, तो 8 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 16 को। पूरा टोटल करके आपका कितना आ रहा है? 310 आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ फॉस्फोरस प्लस 8 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 310, ओके। ये क्या हो जाएगा? सूत्र इकाई द्रव्यमान हो जाएगा और इसका आंसर हम लिखते हैं यू में लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि सारे जो आपके एटॉमिक मासेस हैं, जो परमाणुओं के द्रव्यमान है, वो यू में लिखे गए हैं। इस वजह से क्या हुआ, हम यहाँ पर जो क्या लिखेंगे? आंसर लिखेंगे सूत्र इकाई द्रव्यमान का, क्योंकि यू यू को आपस में प्लस किया गया तो यूनिट यू ही आएगी, ओके। जीआईसी ओल्ड लिंक साथ साथ नोट भी करेंगे बच्चों। नेक्स्ट है आपका 4th, फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज एंड दैट ऑफ अमोनियम सल्फेट इज। चलिए, जीजीआईसी की इच्छा, माइक ले लो बच्चों कोई। आपको यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला बताना है सोडियम कार्बोनेट के लिए और दूसरा अमोनियम सल्फेट के लिए, ओके। तो हमने केमिकल फॉर्मूले पढ़े हैं अलग अलग कंपाउंड्स के, तो इनमें से आपको बताना है। तो आपका सोडियम कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3 और वहीं पर अमोनियम सल्फेट का होता है NH4 2SO4, ओके। ये आपका क्या होता है? केमिकल फॉर्मूलाज होते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स एंड मॉलिक्यूल बाय। जो आपके एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट हो गया आपका क्या? तत्व, ठीक है। और तत्व रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं किसके साथ? सिंबल से, यानी कि प्रतीकों से और उनके साथ साथ अणुओं से। तो इनको क्या कहा जाता है? जब आपका किसी भी ऐसा कौन सा फॉर्मूला होता है जहां पर आपके सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाएगा, सिंबल के साथ साथ आप क्या बताएंगे? जो भी उसका क्या होगा, जो तत्व होगा उसको सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे और सिंबल के साथ साथ उसका क्या लिखा जाएगा? जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वहां पर है, यानी कि अणुओं की संख्या है, उससे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको आपका कहा जाता है केमिकल फॉर्मूला, यानी कि आपका जो रासायनिक सूत्र आता है वो कहा जाता है। ओके, क्लियर है इतना? चलिए, तो रासायनिक सूत्र क्लियर है। रासायनिक सूत्र हम कब बना रहे थे? जब हम बड़े बड़े नाम न लिख करके, पूरा सोडियम क्लोराइड न लिख करके हम क्या लिख रहे थे?
NaCl लिख रहे थे, तो वहां पे हमने क्या बोला कि Na का एक एटम और Cl का एक एटम है, तो आप NaCl लिखते हैं। ओके, तो ये केमिकल फॉर्मूला हो जाता है सोडियम क्लोराइड के लिए। 6 है द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स। जब कंबाइनिंग पावर यानी कि किसी से जुड़ने की क्षमता, जिसको आप क्या कहते हैं, संयोजन क्षमता या संयोजन शक्ति, किसी भी तत्व की जो संयोजन शक्ति होती है, यानी कि जो दूसरा तत्व है उससे जुड़ने की क्षमता जो होती है, तो कोई भी तत्व का कोई भी एटम दूसरे तत्व के एटम से या अपने ही तत्व के दूसरे एटम से किस प्रकार जुड़ता है, अपनी संयोजन शक्ति के अनुसार जुड़ता है, और वो संयोजन शक्ति क्या कहलाती है, उसकी संयोजकता या वैलेंसी कहलाती है। ठीक है, ये हमने सब पढ़ा था, वैलेंसी यानी कि संयोजकता। और ये संयोजकता हमें क्या बता रही थी, ये संयोजकता बता रही थी कि जितनी संयोजकता होगी, अगर ये उतने बॉन्ड बना लेती है, यानी कि उतने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर लेगी, या फिर किसी को इलेक्ट्रॉन दे देगी, या किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेगी, तो इससे क्या होगा, इससे वो जो अष्टक होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, अष्टक या निष्क्रिय गैसों के समान विन्यास वो प्राप्त कर लेगा, जिससे क्या हो जाएगा, उसकी संयोजकता पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ गए थे। तो ये क्या होती है, ये वैलेंसी होती है। जैसे हमने कहा सोडियम क्या होता है, क्लोरीन से जुड़ता है। तो क्लोरीन से क्यों जुड़ता है सोडियम, आपका सोडियम की वैलेंसी क्या होती है, एक होती है, वहीं पर क्लोरीन की वैलेंसी भी एक होती है। डिफरेंस क्या है कि सोडियम का जो सबसे आउटर मोस्ट क्या होता है, जो आप कहते हैं ऑर्बिट होती है, यानी कि कक्षा, उस कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है। वहीं पर जो आपका Cl होता है, Cl की जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होती है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हो गया Cl। और जब हम बात करेंगे Na की, तो Na में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगी उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसमें 7 है, इसमें 8 है। तो क्लोरीन को अपना अष्टक पूरा करना है तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, और यहाँ पर Na अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इसका भी क्या हो जाएगा, अष्टक पूरा हो जाएगा। तो इनकी वैलेंसी क्या होती है, दोनों की एक होती है। लेकिन अगर बात करें आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की, तो इसके 7 है, इसके 8 है। दोनों जुड़ते किस प्रकार हैं कि ये Na इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। वो बोलता है कि मेरे पास एक है, अगर मैं वो तुम्हें दे देता हूँ क्लोरीन को, तो फिर क्या हो जाएगा, मुझे अष्टक मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, क्योंकि मेरी अंदर वाली जो कक्षा है उसमें तो 8 इलेक्ट्रॉन है ना। विन्यास क्या कहता है, विन्यास कहता है सोडियम के पास ये विन्यास है, यानी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में आपके 8 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड जो कक्षा है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन। वहीं क्लोरीन कहता है कि मेरी पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 7। तो मैं अष्टक किस प्रकार प्राप्त करूंगा, मुझे कोई तो एक इलेक्ट्रॉन दे दो। तो वो किससे मांगता है, वो मांगता है Na से। तो सोडियम इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। जब सोडियम इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसका विन्यास किस प्रकार हो जाता है, 2, 8, 7 पहले से थे, एक सोडियम ने दे दिया यानी कि Na ने, तो 8 हो गए। क्लियर है। अब सोडियम का देखिए, सोडियम के पास 2, 8, 1 थे, इसको अपनी सबसे बाहर की कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं। तो ये कहता है कि मेरे पास एक ही है, 7 तो कोई मुझे अकेले दे नहीं सकता। इस वजह से मेरा जो एटम है, परमाणु है, उसमें क्या हो जाएगा, ऋणावेश की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। ऋणावेश यानी इलेक्ट्रॉन। ओके, वहीं पर मैं एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता हूं, तो वो एक इलेक्ट्रॉन उसने क्लोरीन को दे दिया, और जब उसने क्लोरीन को दे दिया तो उसके आउटर मोस्ट में 8 हो गए। कक्षाएं कम हो गई, कक्षाएं पहले 3 थी, अब कितनी रह गई, 2 ही रह गई, लेकिन अष्टक पूरा हो गया। तो इस प्रकार आपका क्या होता है, NaCl बनता है, जहां पर हम क्या कहते हैं कि इस तरह से आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, आयंस डेवलप हो जाते हैं। आयंस डेवलप किस प्रकार हुए, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया यानी कि ऋणावेश दे दिया। जब ये ऋणावेश दे देगा तो इसके ऋणावेश में कमी आ जाएगी, किसके, Na के, सोडियम के। ठीक है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया यानी ऋणावेश दे दिया, ऋणावेश में कमी आ गई तो इनडायरेक्टली क्या हुआ, धनावेश में वृद्धि हुई। तो इसीलिए ये क्या बनाता है, ये बनाता है Na पॉजिटिव। तभी हम क्या कहते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन देगा वो अपने आप में क्या बनाएगा, धनावेश बनाएगा। क्यों, क्योंकि उसके ऋणावेश में कमी आ गई है, उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया है।
अब बारी किसकी है? अब बारी है इसको समझने की, जो क्या कह रहा है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन आ गया है सोडियम का। अब मेरे पास क्या हो जाएगा? मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए हैं, पहले 17 थे अब 18 हो गए, पहले 17 इलेक्ट्रॉन थे अभी 18 हो गए हैं, यानी मेरे इलेक्ट्रॉन में वृद्धि हो गई है। इलेक्ट्रॉन में वृद्धि का मतलब क्या है? ऋण आवेश में, यानी कि निगेटिव चार्ज में वृद्धि। तो इसीलिए Cl क्या बना रहा है? Cl बना रहा है निगेटिव। तो क्या समझे यहाँ पर क्लियर होता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन को देगा यानी ऋणावेश को देगा उस पर फॉर्म होगा पॉजिटिव चार्ज, जिस प्रकार सोडियम में फॉर्म हुआ पॉजिटिव चार्ज, और जो आपका इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो बनाते हैं ऋणावेश, यानी कि जैसे क्लोरीन ने बनाया। क्लियर है? तो इसी प्रकार इनकी वैलेंसी क्या थी? एक एक थी, वो इन्होंने आपस में आयनिक बॉन्ड के द्वारा पूरी कर ली। तो किसी से जुड़ने की जो क्षमता होती है इनकी, सोडियम की क्षमता क्या थी? एक थी, कि वो एक इलेक्ट्रॉन अगर किसी को दे देगा तो उससे उसका अष्टक पूरा हो जाएगा। ओके, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो वो एक क्या हो गई? उसकी संयोजकता हो गई। वहीं पर क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था ताकि उसका अष्टक पूरा हो सके, या फिर वो क्या कर देता? 7 इलेक्ट्रॉन दे देता। तो 7 इलेक्ट्रॉन देने से उसके जो एटम है वहां पर धनावेश की मात्रा क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, एटम अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये भी हमें नहीं करना है, इतना भी पॉसिबल नहीं है। 7 इलेक्ट्रॉन देने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी एटम। ठीक है, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या कहा? उसने कहा तो तुम मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दो। तो एक इलेक्ट्रॉन आ गया। एक इलेक्ट्रॉन आने का मतलब क्या है कि क्लोरीन की वैलेंसी भी क्या है? एक है, यानी क्लोरीन की संयोजकता भी कितनी है? एक है। तो दोनों ने अपनी संयोजकता को क्या कर लिया? फुलफिल कर लिया। चलिए नोट करिए जल्दी से, फिर नेक्स्ट देखेंगे। तो क्लियर है? समझ में आ रहा है बच्चों सबके? हैंड रेज करिए, समझ आ रहा है तो हाथ उठाइए। या ऐसी ओडली समझ आ रहा है? ओके, वेरी गुड। चलिए, तो इतना आपको होपफुली समझ आ गया होगा। किसी का कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आप लोग पूछ लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एन एटम, परमाणु, समझते हैं ना? जो आपका कंपाउंड है, एलिमेंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो भी आपके आसपास, ये पेन है ना, इसके हम क्या करते जाएंगे? इसके हम कई टुकड़े करते जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये पदार्थ है। एक पदार्थ कैसे है? क्योंकि अगर इसको हम वेइंग मशीन में रखते हैं तो इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। अगर मैं इसको यहाँ पर रख रही हूँ तो ये कोई ना कोई आयतन घेर रहा है। जैसे मैं इसको किसी बॉक्स के अंदर रख दूं तो ये उस बॉक्स के अंदर कुछ ना कुछ जगह यानी कि स्पेस घेरेगा ना। तो ये क्या हो गया? ये पदार्थ हो गया। पदार्थ क्या है कि उसमें द्रव्यमान भी है और उसमें आयतन भी है। तो जो भी पदार्थ होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं? वो परमाणु, यानी कि आपका एटम से मिलकर बने होते हैं। क्लियर है? एटम क्या हो गया? इस पेन के अगर मैं टुकड़े करते जाऊं तो उन्होंने क्या कहा कि ऐसा एक टुकड़ा आएगा या ऐसे ऐसे टुकड़े आएंगे कि जिनको अब आगे तोड़ पाना मुश्किल नहीं है, यानी कि सूक्ष्मतम कण। ओके, उस सूक्ष्मतम कण को क्या नाम दिया गया था? परमाणु नाम दिया गया था। डॉल्टन ने भी यही कहा था। फिर आगे जब एक्सपेरिमेंट हुए तो उससे सिद्ध हुआ कि सूक्ष्मतम तो नहीं होगा वो, उसके अंदर कुछ ना कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होंगे। तो एटम के अंदर क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, आपका न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? उसके नाभिक में होते हैं, और नाभिक के चारों ओर क्या घूम रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आपका निगेटिव चार्ज आता है यानी ऋणात्मक आवेश, वहीं पर प्रोटॉन आपका कैसा होता है? धनावेशित होता है। और न्यूट्रॉन, जैसे कि उसके नाम में है न्यूट्र, उसका मतलब क्या है कि वो न्यूट्रल होता है यानी कि उदासीन। ओके, तो जब उदासीन और धनावेश दोनों कहाँ है? न्यूक्लियस में, यानी कि नाभिक में, सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट। और यहाँ यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यानी निगेटिव। यहाँ हमने कहा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन आपका कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज है। तो आप क्या कहेंगे कि जो न्यूक्लियस है, ये सेंटर पॉइंट यानी कि नाभिक जिसे कहते हैं, ठीक है, उसमें पॉजिटिव और उदासीन पार्टिकल है। तो यानी आप क्या कहेंगे कि जो नाभिक होता है परमाणु का वो कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है, या क्या होता है? धनावेशित होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रोटॉन है, प्रोटॉन की वजह से वहां पर धनावेश। ओके, इतना क्लियर है? तो एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम, ऐसे एटम और इन एटम्स का जो समूह होता है उसको क्या कहा जाता है? विच कैरीज पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज इज कॉल्ड। तो जो ऐसे एटम्स होंगे
या ग्रुप ऑफ एटम होंगे, ऐसे ऐसे परमाणु या परमाणुओं का समूह जिनके ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है। कैसा चार्ज, पॉजिटिव और निगेटिव आवेश होगा, उसको क्या कहा जाएगा आपका। तो उसको मैंने अभी आपको बताया था जब मैं यहाँ पर आपको सोडियम और क्लोरीन के बारे में बता रही थी कि उन पर चार्जेस डेवलप हो गए और उन चार्जेस को क्या कहा गया, दोनों चार्जेस को, एक को पॉजिटिव कहा गया, एक को निगेटिव कहा गया। तो वो चार्जेस क्या डेवलप कर रहे थे, वो डेवलप कर रहे थे आपका आयन। ओके, तो यानी कि ऐसे परमाणु और ऐसे परमाणुओं का समूह जिनके ऊपर आवेश आ जाता है या जो आवेश ग्रहण कर लेते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है आयन। जैसे कि हमने सोडियम का आयन देखा और क्लोरीन का आयन देखा। ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ अ गैस अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड। यानी कि जो आपका वॉल्यूम है यानी कि आयतन किसके द्वारा घेरा जा रहा है, आपका 1 मोल गैस के द्वारा। और कहाँ, स्टैंडर्ड कंडीशंस में। कब, जब टेम्परेचर और प्रेशर को स्टैंडर्ड कंडीशन में लिया जा रहा है तो वहां पर आपका क्या हो रहा है, जितना वॉल्यूम 1 मोल गैस घेरेगी वो क्या है। जिस प्रकार 1 मोल गैस का द्रव्यमान उसका मोलर मास कहलाता है, या कि मोलर द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान जिसे आप कहते हैं, उसी प्रकार उस एक अणु गैस, वो एक अणु गैस, ठीक है, वो 1 मोल है जो, वो जितना भी स्पेस स्थान घेरती है, तो स्थान घेरने को हम क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका मोलर वॉल्यूम हो जाएगा, यानी कि मोलर आयतन, या फिर आप उसको क्या कहते हैं, आप कहते हैं उसको आणविक आयतन। ओके, यानी एक अणु का जो आयतन होगा, एक अणु समझते हैं वही। ओके, चलिए जल्दी से नोट करेंगे इसे। चलिए नेक्स्ट है द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स। एक अणु में जितने परमाणु उपस्थित होंगे उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है परमाणुकता, यानी कि एटॉमिसिटी। ठीक है, तो किसी आप कोई भी क्या ले लेंगे, कोई भी मॉलिक्यूल ले लेंगे। जैसे आपने H2O का एक मॉलिक्यूल लिया, ठीक है, वाटर है ये आपका, इसमें जितने आपके एटम उपस्थित हैं यानी कि परमाणु उपस्थित हैं, वो इस वाटर मॉलिक्यूल की क्या हो जाएगी, एटॉमिसिटी यानी कि परमाणुकता हो जाएगी। तो कितने एटम है, 2 टाइप के एटम है, एक हाइड्रोजन के, एक ऑक्सीजन के। ठीक है, और 2 हाइड्रोजन की बात करेंगे तो इसके 2 एटम है, ऑक्सीजन की बात करेंगे तो इसके 3 एटम है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, 3 हो गए इसमें। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि परमाणुकता क्या होती है, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, यानी कि जितनी संख्या में वहां पर परमाणु उपस्थित हैं किसी एक मॉलिक्यूल में आपके कंपाउंड के, वो उसकी क्या हो जाएगी, परमाणुकता हो जाएगी। ओके, तो होपफुली बच्चों आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। GIC ओडली के बच्चों ने, महक ने बहुत अच्छे से आंसर किया है। होपफुली और बच्चे भी रिवाइज करेंगे और अच्छे से आंसर्स करेंगे। ओके, तब और आगे आप इसी तरह पढ़ते रहेंगे, रिवाइज करेंगे, और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।